हेलो लेडीज, वेलकम बैक। बच्चे, आज हम प्रॉफिट सेंटर के बारे में पढ़ने लगे। इससे पहले हमने कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर के बारे में पढ़ा। हमने कहा था कि भाई हर वो डिपार्टमेंट, हर वो जहाँ कॉस्ट इनकर होती है, दैट विल बी नोन एज अ कॉस्ट सेंटर। हर वो डिपार्टमेंट जहां पे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, इनकम आती है, उसको हम रेवेन्यू सेंटर कहेंगे। आज प्रॉफिट सेंटर पढ़ते हैं बच्चे। ब्रांच or division where profit is generated will be known as a profit center। अब देखो बच्चे, प्रॉफिट सेंटर एक डिपार्टमेंट नहीं होता, समझाता हूं। देखो, एक हमने पढ़ा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे सिर्फ आप खर्चा करते हो, वहां सिर्फ आपका खर्चा होता है, कभी रॉ मटेरियल का, कभी लेबर का, कभी एक्सपेंसेस, ठीक है। वो प्रोडक्ट बनाना होता है ना, तो खर्चा करना पड़ता है, तो उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से आपके पास पैसा आ रहा होता है, वो सेल्स करते हैं तो पैसा आता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सिर्फ कमाते नहीं हो, खर्च भी करते हो। देखो, यहां सेल्स करने से जो रेवेन्यू आ रही है, ठीक है, जो रेवेन्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो है $1000, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपने इनकर भी की होगी ना। यहां देखो, जो सी यूनिट्स आपने बेचे हैं वो बनाओगे, उसके बाद बेचोगे ना, और उसके बनाने पे खर्चा लगता है। तो उसके बनाने पे लेट सपोज आपने $700 लगाए हैं और फिर उनको बेचा है $1000 का, तो ये $1000 आपकी रेवेन्यू है, और ये जो $700 है ये आपकी कॉस्ट है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सिर्फ अर्न नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ खर्चा भी करते हो, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनपुट भी करते हो, ठीक है। अब आपने कमाए हैं 1000 और खर्च कितने किए थे? 700। खर्चा आपका जो कॉस्ट है वो 700 लगी है। तो हम क्या करते हैं, अपने रेवेन्यू यानी सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं अपनी, जो कि है 700। तो हमारे पास 300 का क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो बच्चे, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो ब्रांच, हर वो डिवीजन जहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जैसे कॉस्ट सेंटर्स और जहां रेवेन्यू सेंटर्स दोनों मौजूद हों, उसे कहते हैं प्रॉफिट सेंटर्स। वजह, हेलो लेडीज, वेलकम बैक। बच्चे, आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉफिट सेंटर के बारे में। इससे पहले कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था कि हर वो डिपार्टमेंट जिसकी वजह से कॉस्ट इनपुट होती है, खर्चा होता है हमारा, दैट विल बी नोन एज अ कॉस्ट सेंटर। अच्छा, हर वो डिपार्टमेंट जिसकी वजह से इनकम आती है, रेवेन्यूज आते हैं, उसे रेवेन्यू सेंटर कहेंगे। अब प्रॉफिट सेंटर के बारे में पढ़ने लगे बच्चे। हमने यहां पे लिखा है कि ब्रांच या डिवीजन वेयर प्रॉफिट इज जनरेटेड विल बी नोन एज अ प्रॉफिट सेंटर। अब देखो बच्चे, कॉस्ट सेंटर का मैनेजर कॉस्ट के लिए जिम्मेदार है, रेवेन्यू सेंटर का जो मैनेजर है वो रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार है, प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होना चाहिए था, लेकिन वो लोग कहते क्या है, देखो कि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब ये कैसे जनाब, समझाता हूं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिर्फ कमाते नहीं हो, कुछ ना कुछ खर्चा भी करना होता है ना। जो आपने सेल्स लेट सपोज आपने किए, उसमें से आपने $1000 कमाए, ठीक है। अब इस $1000 में जो अभी तक जो यूनिट्स बेचे हैं उनको पहले बनाया होगा ना, तो उसके बनाने पे खर्चा आया होगा कि नहीं? मटेरियल पे खर्चा आया होगा, जिस लेबर ने बनाया था उस लेबर को खर्चा दिया होगा, एक्सपेंसेस आए होंगे, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, इस तरह के खर्चे आते हैं कि नहीं? तो आप सिर्फ कमाते नहीं हो, बल्कि कुछ ना कुछ कॉस्ट इनपुट भी करते हो, कुछ ना कुछ पैसे इनपुट भी करते हो, कुछ ना कुछ खर्चा भी होता है। तो आपकी कॉस्ट लेट सपोज रेवेन्यू जो आपकी है 1000 है, उसमें से कॉस्ट आपकी 700 थी, ठीक है। तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों मालूम हो तो इसको नेट ऑफ करके आप प्रॉफिट मालूम करोगे ना। रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने खर्च कितने किए थे 700 और कमाए कितने 1000, तो मतलब इसमें से 300 मेरा प्रॉफिट हुआ। तो आपको आपके रेवेन्यूज और कॉस्ट दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट मालूम कर सकोगे। तो प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होगा वो रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। अब बच्चे, एक और कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। ये प्रॉफिट सेंटर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था एक कॉस्ट सेंटर होता है, मतलब हर वो डिपार्टमेंट जिसकी वजह से आपका खर्चा लग रहा होता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
यहाँ हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, कभी मटेरियल का खर्चा लग रहा है, कभी लेबर का खर्चा लग रहा है, कभी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये हमारा एक कॉस्ट सेंटर है, इसकी वजह से खर्चे लग रहे हैं। अच्छा, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, उसकी वजह से पैसे आ रहे होते हैं, इनकम आ रही होती है, रेवेन्यूज आ रहे होते हैं, तो इसको हम रेवेन्यू सेंटर कहते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट ने 1000 कमा के दिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 700 खर्च कर दिए, इन दोनों को नेट ऑफ करने से हमें पता चला कि भाई 300 प्रॉफिट पे है। तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, वो ब्रांच, वो डिवीजन जहां पे कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर दोनों होंगे, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन या उस पूरे डिवीजन या उस पूरे ब्रांच को प्रॉफिट सेंटर कहोगे, क्योंकि एक तरफ यूनिट्स बन रहे हैं और उसको बनाने के बाद मतलब खर्चा हो रहा है और उसको बनाने के बाद आप बेच रहे हो, कुछ ना कुछ कमा रहे हो, तो जो उनका डिफरेंस होता है 1000 कमाए और 700 खर्च किए, उनका डिफरेंस आया 300, वो आपका प्रॉफिट है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन या ये ब्रांच या ये डिवीजन जहां कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर्स दोनों हों, तो ऐसी जगह को आप प्रॉफिट सेंटर कहोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, जैसे लेट सपोज एक ACCA की एकेडमी है, आप स्टूडेंट्स आते हो, आप पैसे देते हो ना, तो वो रेवेन्यू है हमारा। ठीक है, फिर सिर्फ एक टीचर तो नहीं होता ना, मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो जो आपसे पैसे लिए जाते हैं वो हमारा प्रॉफिट सारा का सारा नहीं होता, उसमें से उन सैलरीज को, टीचर्स को सैलरीज भी तो देनी है ना। तो हमने कमाए 1 लाख, सैलरीज दी 80,000, तो बकाया 20,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट बचा कि नहीं? तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रॉफिट कमाया ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जहां कॉस्ट भी लग रही है और रेवेन्यू भी आ रहा है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉफिट सेंटर कहोगे आप। अब हमने ये तो बात कर ली कि इसका मैनेजर कॉस्ट और रेवेन्यू इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे तभी आपको प्रॉफिट मालूम होगा। ऐसे मैनेजर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स क्या हो सकते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उस पर बहस करते हैं। देखो जनाब, सबसे पहले यहाँ पे एक P&L यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो बनाया मैंने। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखा ना, इसी के मुताबिक हम अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस को देखेंगे कि कौन कौन से रेशोज, कौन कौन से तरीके से प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। सेल्स हमारे हुए थे $1 लाख के सेल किए, मतलब हमने रेवेन्यू कमाया है। ठीक है, अब जो सेल्स किए पहले इनको बनाया होगा ना, मतलब इन पे कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा ना। अब इस रेवेन्यू में से वो सारे खर्चे माइनस करेंगे और देखेंगे कि आखिर में हमारे पास प्रॉफिट बचता है या हम लॉस पर हैं। तो $1 लाख की सेल की है, जिसमें से ये सेल्स को बनाने यानी इसके प्रोडक्शन का खर्चा था 30,000। ठीक है, तो 30,000 वो माइनस किया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला 70,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं? वो अमाउंट जो अभी ग्रॉस पे है, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन करना बाकी है, मतलब ये प्रॉफिट तो है लेकिन कंप्लीट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शंस और भी करना बाकी है। कौन सी डिडक्शंस? अभी तक सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा माइनस किया है, नॉन प्रोडक्शन तो माइनस करना बाकी है ना। अच्छा, इसमें से 20,000 अदर एक्सपेंसेस यानी नॉन प्रोडक्शन का खर्चा भी माइनस कर लो, तो आपके पास PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो रह गया, वो आ गया, वो मालूम हो गया 50,000 का। अच्छा, इसमें से 4,000 इंटरेस्ट का खर्चा और 3,000 टैक्स का खर्चा भी माइनस कर लो, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? 43,000। अच्छा, जरा और डिटेल में जाए तो ये सेल्स में से जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की है 30,000, ये डिटेल से अगर देखें ना तो ये 30,000 प्रोडक्शन का खर्चा, इसमें 10,000 मटेरियल का खर्चा था, 15,000 लेबर का खर्चा था और 5,000 एक्सपेंसेस थे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा था। ये सारा डेटा गिवन है, इसके मुताबिक अब जो प्रॉफिट सेंटर है उसके मैनेजर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा। देखो इधर, सबसे पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अब मार्जिन का मतलब बात आई है ना, तो मतलब सेल्स 100% होंगे, इसमें सेल्स बेस लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट पहले से मर्ज हो चुके हैं, तो प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस में मर्ज हुआ होता है ना, तो जब भी मार्जिन का लफ्ज आएगा मतलब आपने सेलिंग प्राइस को बेस बनाना है, सेलिंग प्राइस को 100% मानना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब ये जो टोटल सेल्स हुए ना, इसके मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट कमा के दिया है मैनेजर ने, तो सिंपल फार्मूला है कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इधर देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया है और टोटल सेल्स यानी रेवेन्यूज कितने थे? 1 लाख। तो हम देखेंगे कि इस रेवेन्यू के मुकाबले में ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट था। देखो कैलकुलेटर ओपन करते हैं बच्चे, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था दैट वाज
70,000 1 लाख, तो ये बनता है 70%। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैनेजर ने कितना कमा के दिया है? 70% कमा के दिया है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? मार्जिन की बात की है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स के मुकाबले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट है। तो देखो बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 50,000। तो हम देखेंगे कि 1 लाख के मुकाबले में ये 50,000 कितने परसेंट है। सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चे। तो ये है 50% बचे। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, कि टोटल सेल्स के मुकाबले में नेट प्रॉफिट कितना कमा के दिया है। इधर देखो बच्चे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा बच्चे, नेट प्रॉफिट कितना था? 43,000। तो हम देखेंगे कि 1 लाख के मुकाबले में ये 43,000 कितना है। तो हमें पता चला कि भाई ये 43% है। ठीक है, अब ये सिर्फ प्रॉफिट की बात तो नहीं करेगा ना, ये किस किस चीज जिम्मेदार था? रेवेन्यूज और कॉस्ट दोनों के लिए जिम्मेदार था ना। तो कॉस्ट के बारे में भी तो पूछा जा सकता है ना। अभी हमने प्रॉफिट को रेवेन्यू से कंपेयर किया अभी तक, अब कॉस्ट को रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे कि भाई इन्होंने जो खर्चा किया है वो कितना परसेंट किया था। अब कौन सा खर्चा? इधर देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, यानी जितने टोटल सेल्स हुए ना उनके मुकाबले में ये डायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा था वो कितना परसेंट लगाया है। अब देखो बच्चे, प्रॉफिट जो है ना वो जितना ज्यादा आएगा, उसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा आएगी उतना बेहतर है। इधर लिख लेते हैं बच्चे, प्रॉफिट की परसेंटेज जितनी ज्यादा आएगी तो बेहतर है। ठीक है, और कॉस्ट वो हमारा खर्चा है, वो तो जेब से पैसा जा रहा होता है ना, तो कॉस्ट की परसेंटेज जितनी कम आएगी उतना बेहतर है। ठीक है बच्चे, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू सेल रेशो मतलब टोटल सेल्स के मुकाबले में मटेरियल का खर्चा कितना था। तो इधर देखो, टोटल सेल्स थे $1 लाख और मटेरियल का खर्चा कितना हुआ था? 10,000। तो हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10,000। एक मिनट बच्चे, लेट मी चेंज द मार्कर। तो हमें मालूम हो कि ये 1 लाख के मुकाबले में 10% का खर्चा किया था हमने। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू सेल रेशो, जो लेबर का खर्चा है वो सेल्स के कितने परसेंट था। तो हमने इधर देखा कि हमारे सेल्स 1 लाख है और लेबर का खर्चा जो है डायरेक्ट लेबर वो 15,000 है। तो इधर देखो, हम लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें पता चला कि भाई ये टोटल सेल्स के मुकाबले में 15% खर्चा हुआ है हमारा। अच्छा, एडमिन कॉस्ट टू सेल्स रेशो, ये कितना परसेंट है? एडमिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन का कोई काम है? नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड तो है ही नहीं। तो मतलब ये सर्विसेज हुआ कि नहीं, और सर्विसेज को दूसरा नाम क्या कहते हैं? नॉन प्रोडक्शन, मतलब ये अदर एक्सपेंसेस यानी नॉन प्रोडक्शन के खर्चे का पूछ रहा है। नाम कोई भी इस्तेमाल करे, एडमिनिस्ट्रेशन का बोल सकता है, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट टू सेल रेशो बोल सकता है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट टू सेल्स रेशो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, सेलिंग कॉस्ट टू सेल्स रेशो बोल सकता है। तो ये सारे नॉन प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो इधर देखो बच्चे, नॉन प्रोडक्शन की या अदर एक्सपेंसेस का खर्चा कितना था? 20,000। तो अब हम मालूम करेंगे कि 20,000 इन सेल्स के मुकाबले में कितना परसेंट है बच्चे। तो एडमिन कॉस्ट जो कि है 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स जो कि है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें पता चला कि भाई ये जनाब टोटल सेल्स के मुकाबले 20% है। तो भाई ये थे मेजर्स प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस को मालूम करने के लिए। फिर से बता रहा हूं बच्चे, प्रॉफिट परसेंटेज जितनी ज्यादा आएगी उतना बेहतर है, कॉस्ट की परसेंटेज जितनी कम आएगी उतना बेहतर है। कॉस्ट की अगर परसेंटेज बढ़ती है मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और प्रॉफिट की परसेंटेज कम से कम आ रही है, ठीक है, तो ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद बच्चे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स पढ़ने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। लेकिन उससे पहले जरा आपको कुछ सिखाता हूं।
कुछ समझाता हूं। देखो बच्चे, इधर मुख्तलिफ किस्म के माइंडसेट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के माइंडसेट्स होते हैं। जैसे कि सपोज आप एक काम करते हो, वहां से आपकी जो अर्निंग है ना, आप जितना कमाते हो वो कितना है, 1 लाख। जो आपके अपने खर्चे हैं ना, जो आपके अपने खर्चे हैं वो है 60,000। तो 1 लाख में से अपने सारे खर्चे निकाल लो तो आपके पास कितने बच जाते हैं, 40,000। 40,000 आपके पास बच गए, ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है। अब पहला माइंडसेट, कुछ लोग होते हैं कि भाई 40,000 आ गए, चलो दमपोख खाते हैं, तो चलो ये खाते हैं, तो चलो वो जूता खरीद लेते हैं, तो चलो ये जैकेट खरीद लेते हैं, तो चलो वो कर लेते हैं, तो चलो वो ऐसे कर लेते हैं, चलो इधर जाते हैं, ट्रिप पे चलते हैं वगैरह वगैरह, और 40,000 गए। कभी कभी तो कुछ ना कुछ किसी और से भी लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, एक माइंडसेट तो ये है, तो बस जितने पैसे आए खा जाओ। दूसरा माइंडसेट, वो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे और बैंक में डाल के जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। अब 1 महीने के 40,000 हैं, तो 10 महीनों के कितने हुए, 4 लाख। पूरे साल के कितने हुए, 4,80,000। तो 12 महीने बाद उनके पास कितने पड़े होते हैं, 4,80,000 पड़े होते हैं। ये माइंडसेट भी ठीक है, लेकिन ये भी पागल ही है, क्योंकि पैसा जमा ही करते जाओ, जमा ही करते जाओ, जमा ही करते जाओ, तो टाइम के साथ साथ तो पैसे की वैल्यू का खत्म हो रही है। इसने पूरे साल में 4,80,000 तो जमा कर लिए, लेकिन अभी 4,80,000 को इस्तेमाल करके जितना आप काम कर सकते हो, क्या 1 साल बाद 4,80,000 की वो वैल्यू होगी, थोड़ी बहुत कम हो गई होगी कि नहीं। तो ये पहले माइंडसेट से तो 1000 दर्जा बेहतर है, लेकिन इतना भी कोई नहीं। तीसरा माइंडसेट बताता हूं, जो आपका होना चाहिए, जो एक अकाउंटेंट का होना चाहिए, एक एसीसीए का होना चाहिए। वो क्या करेगा, हर महीने बचत कितनी हो रही है, 40,000। इसकी उसको कोई जरूरत नहीं ना, उसको अपने असल खर्चे जो थे वो तो 60,000 थे, वो 60,000 थे। ठीक है, अच्छा ये 40,000 वाला हर महीने जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको इन्वेस्ट करता जाता है, उसको इन्वेस्ट करता जाता है। पहले महीने 40,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे महीने जो 40,000 आए वो भी इन्वेस्ट किए, तीसरे महीने जो 40,000 आए वो भी इन्वेस्ट किए, चौथे महीने जो 40,000 वो आए वो भी इन्वेस्ट किए। तो हर महीने 40,000 जो यहां इस अर्निंग से आ रही है ना, ठीक है, ये अर्निंग किसी भी तरीके से हो सकती है, ये आप किसी बिजनेस से भी कर सकते हो, या कोई आपकी जॉब है वगैरह, कहीं से भी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका आ रहा है। ठीक है, हर महीने जितना यहां से आ रहा है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो पहले महीने इन्वेस्ट किया था उनसे भी तो कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू हो गई होगी ना, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न यहां से भी शुरू हो गया होगा। अब पहले आपके पास 12 महीने बाद बैंक में 4,80,000 पड़े हुए थे, 4,80,000 पड़े हुए थे, लेकिन इस तरह इन्वेस्ट करते जाओगे तो हो सकता है 1 साल बाद वो 4,80,000 नहीं, वो 48 लाख बन चुके हों। समझ आ रही है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट पावर। तो पैसा बचत तो हो ही रहा है, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेफ ही हो रहा है ना कहीं इन्वेस्ट किया, खर्च नहीं किया, और जितने इन्वेस्ट करते जा रहे हो हर महीने उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है तो उस तरह आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। अगर 40,000 आपको 4,000 कमा के दे रहे, तो 4 लाख आपको 40,000 कमा के दे रहे होंगे, 48 लाख आपको, सोचो कितना कमा के दे रहे होंगे, 4 लाख कमा के दे रहे होंगे। तो पैसे को री इन्वेस्ट करते जाओ, पैसा अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, और साथ और पैसा खुद और पैसे कमा के दे रहे हैं आपको। तो बच्चे, आपने पैसे का नहीं, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। ठीक है, आपने पैसे का गुलाम नहीं बनना। ठीक है, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। पैसिव इनकम इसे कहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे, जो कमा के आपके पास आ रहा है उसे इन्वेस्ट करते जाओ। अब यहां से जो कमाई आ रही है यहां इन्वेस्ट करते जा रहे हो, यहां जो इन्वेस्ट किया ना वो खुद और कुछ कमा रहा है, और कमा रहा है, और कमा रहा है। फिर यहां से जो प्रॉफिट आता है वो कहीं और कमाओ, वहां से जो प्रॉफिट आता है वो कहीं और इन्वेस्ट करो।
तो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ते जाएंगे और प्रॉफिट्स तो बढ़ ही रहे हैं, और पैसा वैसे भी सेफ पड़ा हुआ है, आपने किसी अच्छी सी जगह में इन्वेस्ट करो जहां पैसा सेफ हो और रिटर्न भी आता रहे। तो अपने कमाई के जरिए जो है ना वो बढ़ाने आपने। तो ये तीसरी जो माइंडसेट है ना, दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन, दैट शुड बी द माइंडसेट ऑफ पीपल लाइक यू, माइंडसेट ऑफ अकाउंटेंट्स, ACCAs। अब बच्चे यही चीज समझाने लगा हूं इन्वेस्टमेंट सेंटर में। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट सेंटर। गौर से देखो, एक मिनट। अच्छा, कॉस्ट सेंटर जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां पे हमारी कॉस्ट लगती है, फिर यहां जो यूनिट्स तैयार होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट जो है ना इसे बेच देते हैं, तो वहां से हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू को जब आप नेट ऑफ करते हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अब वो जगह जहां पे कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर हो उसे प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। अब ये प्रॉफिट सेंटर जितना कमा के दे रहा है, इसको अगर आप एक मैनेजर के हवाले करो और उसको बोलो कि अब आपकी जिम्मेदारी है ये कहीं जाके इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, ये कहीं जाके इन्वेस्ट कर दो, तो हो सकता है आपका एक प्रॉफिट सेंटर हो या हो सकता है 2 प्रॉफिट सेंटर हो, जहां पे कॉस्ट सेंटर या फिर एक रेवेन्यू सेंटर और इस पूरे का जिम्मेदार ये प्रॉफिट सेंटर हुआ। हो सकता है आपके पास 3 प्रॉफिट सेंटर्स हो, कॉस्ट, रेवेन्यू, तीनों जगहों से आपके पास प्रॉफिट आ रहा है और इस तीनों प्रॉफिट को आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तीनों प्रॉफिट्स को लाके एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर के हवाले कर रहे हो कि भाई ये सारे प्रॉफिट जाके आप कहीं जाके इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस पूरे ब्रांच या इस पूरे डिवीजन को, जहां कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स तीनों हो, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, इस पूरे डिवीजन, इस पूरे ब्रांच को क्या कहोगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो यहां जो मैनेजर होगा वो किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, अव्वल रेवेन्यू के लिए कि भाई रेवेन्यू कितना आया है, दूसरा कॉस्ट के लिए कि उसमें से कॉस्ट जो माइनस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा ना, और वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कहां किया है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी जिम्मेदार होगा। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो मैनेजर होगा रेवेन्यू के लिए भी जिम्मेदार होगा, कॉस्ट के लिए भी जिम्मेदार होगा, और वहां से जो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट आपने कहां इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट ठीक की या नहीं, कुछ प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं, प्रॉफिट कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप जिम्मेदार हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रांच, ऐसे डिवीजन को आप इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलोगे। देखो बच्चे, मैंने एक ग्राफ के जरिए समझाया, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ब्रांच या डिवीजन वेयर मैनेजर इज गिवन एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, जहां मैनेजर को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं इसको जाके कहीं अच्छी सी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से आप कुछ ना कुछ कमा सको। अब यहां मैनेजर किस चीज का जिम्मेदार होगा, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा ना, और वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कहां किया है। तो इन तीनों चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर जिम्मेदार होता है। अब इधर देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सको। अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉफिट सेंटर्स और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स को भी एक डिपार्टमेंट समझते हैं। नहीं, एक डिपार्टमेंट में एक ही वक्त में या तो कॉस्ट का डिपार्टमेंट हो सकता है या रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो सकता है। हाँ, वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा ब्रांच, वो पूरा इंस्टीट्यूट या वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जहां कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों डिपार्टमेंट्स हो, वो प्रॉफिट सेंटर कहलाएगा। अब उस प्रॉफिट सेंटर में से जो प्रॉफिट आ रहा है आपको, वो अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा ब्रांच एक इन्वेस्टमेंट सेंटर कहलाएगा। अब आपका एक भी प्रॉफिट सेंटर हो सकता है, हाँ, कि एक प्रॉफिट सेंटर है उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्ट कर रहे हो, या 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। तो उन सब का प्रॉफिट अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरे ब्रांच को, उस पूरे डिवीजन को एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलोगे। देखो इधर बच्चे, मैंने एक ग्राफ के जरिए इसलिए समझाया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। ये एक लेट्स सपोज, जो मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दी थी ना कि हमारी शूज की फैक्ट्री और उसको हमने बढ़ा दिया है, तो लेट्स सपोज ये इस्लामाबाद वाली फैक्ट्री है,
यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीजें प्रोड्यूस होती है, सेल्स वाले उसे बेचते हैं। तो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों सेंटर है कि नहीं, इसमें से जो प्रॉफिट इकट्ठा होता है वो ये है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर दोनों है, ये प्रॉफिट सेंटर कहलाएगा। अच्छा, ये जो लाहौर वाली फैक्ट्री है, ठीक है, ये भी एक प्रॉफिट सेंटर है क्योंकि इसमें खर्चा भी लग रहा है और रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉफिट सेंटर है। अच्छा, ये जो है लेट सपोज ये पेशावर वाली फैक्ट्री है, चलो, तो यहां कॉस्ट भी लग रही है और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉफिट सेंटर है कि नहीं। अब इन तीनों से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो फिर मैं एक सीनियर मोस्ट मैनेजर के हवाले करता हूं, उसको बोलता हूं किसे इन्वेस्ट करो, किधर, या तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, मतलब इसी बिजनेस में कुछ और इन्वेंट्री खरीद लो, या कुछ और शूज के साथ साथ कुछ और भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, या लैंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, शेयर्स खरीद सकते हो किसी भी और कंपनी के। P&M यहां मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही कि कुछ और प्लांट एंड मशीनरी खरीदो। बात हुई है बिजनेस को ग्रोथ कि अपने ही बिजनेस को और बढ़ाओ, एक और फैक्ट्री खोल लो, और इन्वेंट्री पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को जहां हमारे प्रॉफिट सेंटर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर को, इस ब्रांच को, इस पूरे डिवीजन को क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर। और इसका जो मैनेजर होगा वो इधर देखो कॉस्ट के लिए भी जिम्मेदार होगा, रेवेन्यू के लिए भी जिम्मेदार होगा, और इन दोनों से जो आपके पास प्रॉफिट आया है ना, उसको जिधर इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी जिम्मेदार होगा कि भाई अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, बुरी जगह इन्वेस्ट किया है, कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं या नहीं, लॉस पे हो, पैसा कुछ ना कुछ बढ़ रहा है कि नहीं, वो जितना दिया था वो भी गंवा दिया। तो ये सब सवाल उससे पूछे जाएंगे, इसके लिए वो जिम्मेदार होगा। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर के जो मैनेजर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, इधर देखो बच्चे। सबसे पहले हम देखेंगे एक रेशो है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE, या इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो यानी ROI। सही है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना बिजनेस में, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, उस पर प्रॉफिट कितना कमाया, इसकी बात कर रहे हैं। तो सिंपल वो जो परसेंटेज का फार्मूला था, फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कितना किया है, 1 लाख इन्वेस्ट किया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी PBIT कितना कमाया। अब यहां PBIT क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बजाय नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि बिजनेस से जो आएगा वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा ना, आपकी इनकम आ गई। अब ये जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ये अगर आप कर्ज पे किसी से लेके आए हो, तो उसके बाद अपना जब आपका रिटर्न आएगा बिजनेस, वो इन्वेस्टमेंट से जिस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट की थी उसे रिटर्न आया, तो उसके बाद आप इस पैसों में से उसको इंटरेस्ट दोगे जहां से पैसे लेके आए हो, या हुकूमत को अपनी इनकम का कुछ ना कुछ टैक्स दोगे। फिलहाल तो हम उस प्रोजेक्ट, उस इन्वेस्टमेंट में से जो रिटर्न आ रहा है वो मालूम करें ना, तो वो तो PBIT होता है। वहां से जो रिटर्न आता है उसको हम अपना प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट किसमें से इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया गया, इसलिए इसको PBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो हमारी इनकम आ गई, अब जितनी इनकम है उसके हिसाब से टैक्स देंगे, और अगर ये जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ये कहीं से कर्ज पे लेके आए थे तो उसको इंटरेस्ट भी दे देंगे। लेकिन फिलहाल हम तो ये मालूम करने की कोशिश करें कि जितना इन्वेस्ट किया था वहां से जो रिटर्न आया वो कितना है, तो वो तो PBIT ही होगा ना बच्चे, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां से आया है 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें पता चला कि भाई 35% का प्रॉफिट कमाया है मैनेजर ने। समझ आ रही है कि नहीं बच्चे। अब इधर देखो, इफ ROCE इज ग्रेटर देन 100%, ठीक है, is greater than 100%, it is good. If ROCE is less than 100%, ठीक है, it is bad. sorry बच्चे, sorry
अच्छा बच्चे, हम परफॉर्मेंस मेजर्स पढ़ते हैं कि व्हाट द फक इज दिस यार। अच्छा बच्चे, हम पढ़ने लगे कि इन्वेस्टमेंट सेंटर्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाता है। बच्चे, सबसे पहले तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी नाम लो एक ही बात है। मतलब जो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, इन्वेस्ट करोगे तभी उसको आप अपना कैपिटल मानोगे ना, कि जितना पैसा आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो आपका कैपिटल बनेगा। तो या आप ये कहो कि जो आपने कैपिटल बनाया, मतलब जो इन्वेस्ट किया है, उस पर आपका रिटर्न कितना आया, या इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आया है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इसे शॉर्ट फॉर्म में ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उस पर रिटर्न कितना मिला, उस पर प्रॉफिट कितना मिला है। तो सिंपल है, जिस तरह परसेंटेज का फार्मूला होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100, कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड था, मतलब जितना इन्वेस्ट किया था, उसके मुकाबले में आपके पास प्रॉफिट्स कितने आए हैं। अब अक्सर यहाँ मुझसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लेते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चे, जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से रिटर्न कितना आया है हम ये मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से जो रिटर्न आया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। अब रिटर्न आया वो हमारी इनकम है कि नहीं, तो अब इनकम जितनी आई है उसमें से आप टैक्स दोगे ना। और अगर ये जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे ये कहीं से लोन पे लेके आए थे, कर्जा लिया था किसी से, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जितना आपने इस प्रोजेक्ट से कमाया है इसी में से इंटरेस्ट दोगे ना। तो प्रोजेक्ट में जो पैसा आता है वो PBIT होता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। हाँ, जितना पैसा आया है उसके मुताबिक, जितना आपने कमाया उसके मुताबिक टैक्स भी देना होगा, और अगर कहीं और से ये पैसा लिया था तो उसको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो फिलहाल तो हम ये मालूम करना चाह रहे हैं ना कि जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न कितना आया है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बच्चे। तो फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्ट किया था, एक मिनट बच्चे, हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख और हमें रिटर्न कितना मिला है 35,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी PBIT हमारा आया 35,000, मतलब हमारा रिटर्न जो है, हमारे पास 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, और या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 35%। अब देखो बच्चे, इफ ROCE हैज ग्रेटर परसेंटेज तो अच्छा है, परसेंटेज जितनी कम होगी बुरा है, क्योंकि प्रॉफिट जितने ज्यादा हो उतनी बेहतर बात है, उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चे कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, या कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड बना सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझाता हूं, देखो बच्चे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करना। अब टोटल एसेट्स किस चीज के बराबर है समझाता हूं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब इनमें से करंट लायबिलिटी सिर्फ माइनस करने ना, तो देखो इधर करंट लायबिलिटीज को माइनस करो, पीछे क्या रह जाता है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लायबिलिटीज एसेट्स कैसे बन गए, समझाता हूं। देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मुझे 5,000 चाहिए, ठीक है, मैं आपसे 5,000 लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पे लायबिलिटी तो आ गई, वो तो मैंने लिख ली होगी कि लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जो 5,000 मेरे जेब में आया है, जब तक ये मेरी जेब में है मैं इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। तो एक शर्त पूरी हुई, एक शर्त पूरी हुई एसेट के लिए कि वो रिसोर्सेज जिसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सको, मतलब जिस पे आपका पूरा एंटिटी कंट्रोल हो, याद है कि नहीं, और जो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स भी दे सके। तो इसको एक तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं, दूसरा ये मुझे फायदा दे सकते हैं कि नहीं। अब बेशक मैंने कर्ज पे ये पैसे लिए, लेकिन फिलहाल मेरे इस पे कंट्रोल भी है और मुझे फायदा भी दे सकते हैं। तो जब तक मेरी जेब में है इसको मैं एसेट कंसीडर करूंगा कि नहीं। तो जहां टोटल एसेट्स का नाम आता है, मतलब करंट एसेट्स भी और नॉन करंट एसेट्स भी प्लस
करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी सबको मिला के टोटल एसेट्स माना जाता है। समझ आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि उसमें से करंट लायबिलिटीज हटा लो, करंट लायबिलिटीज आपने इन्वेस्ट नहीं करने। हाँ, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स जो आपके अपने हैं प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ये इन्वेस्ट कर दो। अब करंट लायबिलिटीज क्यों इन्वेस्ट नहीं की जाती समझाता हूं बच्चे। जिस तरह करंट एसेट्स वो होते हैं जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो, मतलब इस सोच के साथ, इस इंटेंशन के साथ खरीदते हो कि इसको वापस बेच के कुछ ना कुछ कमाना है, या जो 12 महीने के अंदर अंदर मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स कौन से होंगे? जो आप इस सोच के साथ खरीदते हो कि भाई मैंने इसे इस्तेमाल करना है, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जो भी मैंने इस्तेमाल करते जाना है। दूसरी बात, जो 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा फायदे दे, वो नॉन करंट एसेट्स हैं। सिमिलरली करंट लायबिलिटी कौन सी होगी? जो 1 साल के अंदर अंदर देनी हो। नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपने ली हो। तो अब करंट लायबिलिटीज 1 साल से कम टाइम का शर्त है ना, तो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। तो वो आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे नहीं खर्च करने, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करने। वजह, अब आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि प्रोजेक्ट में से, इन्वेस्टमेंट में से वापस रिटर्न कब आएगा। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करने लगे हो, 1 साल के बाद रिटर्न आना हो, जबकि ये तो करंट लायबिलिटी है, 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है। अब बेशक आपने इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ की है और आप पे जो करंट लायबिलिटीज है वो सिर्फ 30 लाख है, लेकिन सारे के सारे पैसे तो आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब रिटर्न 12, 13, 14 या 15 महीने बाद आएगा, जबकि ये 30, 40 या 50 लाख जो आप पे कर्जा है वो 2 महीने बाद देना है। अब 2 महीने बाद जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो वो करंट लायबिलिटी पे किधर से करोगे? अब यहां बहुत नुकसान हो जाता है, बिजनेस का नाम खराब हो जाता है, ब्रांड वैल्यू। लोग समझने लगते हैं कि भाई ये 30 लाख नहीं दे पा रहा, तो हम कैसे मान ले कि भाई इसने कहीं पे 4, 5, 6 या 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। तो करंट लायबिलिटीज जो कि 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी होती है, उसको कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे हम इन्वेस्ट करते ही नहीं है, उसको अपना कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बनाते। समझ आ रही है कि नहीं? तो करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट वो तो आपके अपने, जब जहां जैसे जिधर इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा के लिए है, उस पर तो वैसे भी आपने इंटरेस्ट देना है ना। तो हो सकता है 5 साल के लिए आपने लियो, 6 साल के लिए लियो, 10 साल के लिए लियो, तो 4-5 साल तक वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस हाँ उसको इंटरेस्ट मिलता रहे, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो 4-5 साल तक आप अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं? तो नॉन करंट लायबिलिटीज को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से भी कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम हो सकता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये जानबूझ के मैंने इक्विटी का नाम इधर लिखा है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है, वो कैपिटल को ही इक्विटी मानते हैं। नहीं बच्चे, कैपिटल का सिर्फ वो हिस्सा जो आपका अपना है, वो मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, उस इन्वेस्टमेंट का सिर्फ वो हिस्सा जो आपका अपना है, वो इक्विटी है बच्चे। मतलब आपके करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, पूरी इन्वेस्टमेंट में से ये दो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने थे कि नहीं? वो लायबिलिटी तो किसी और की है, उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन ये करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने एहसास हैं कि नहीं? तो पूरी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वो हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपका अपना है, उसे इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी के अंदर ये करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया हो तो इसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला, इस तरह का कैलकुलेट किया जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चे। अब एक और रेशो है जिसके जरिए आप मैनेजर की परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, रेजिडुअल इनकम। अब रेजिडुअल इनकम किसे कहते हैं बच्चे? देखो हमने ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम किया ना, मतलब जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में से आया खाली वो ही कैलकुलेट किया। अब अगर इसके बाद आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, लाजमी नहीं है कि हर कोई इंटरेस्ट देता फिरेगा, ठीक है? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा, वो किसी को इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन लेट्स सपोज ये जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड बनाया था ना, जितने पैसे अपने इन्वेस्ट किए थे, इसमें से कुछ आप कर्ज पे लेके आए थे, लोन पे लेके आए थे, तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो भी तो आपका खर्चा है ना। तो देखते हैं कि वो खर्चा भी माइनस करने के बाद मेरे पास कितने बचते हैं। दूसरे अल्फाजों में रेजिडुअल इनकम उसे कहते हैं वो खर्चा, वो प्रॉफिट, वो इनकम जो सारे के सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपके पास रह जाए,
ठीक है, उसे रेजिडुअल इनकम कहते हैं। और एक और बात बताता हूं, रेजिडेंसी किसे कहते हैं? घर को, रिहाइशगाह को रेजिडेंसी कहते हैं कि नहीं? रेजिडुअल वो चीज जो आप अपने पास रिजाइड कर सकते हो, जो आप अपने पास रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। रेजिडुअल इनकम मतलब वो इनकम जो आप अपने घर में सजा के रख सकते हो, जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। मतलब जितने भी कॉस्ट थे सब माइनस हो चुके हैं इसमें से। तो अपने सेल्स में से, अपने रेवेन्यू में से तमाम के तमाम खर्चे माइनस कर दो, आखिर में जितना रह जाए उसे हम रेजिडुअल इनकम कहते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अगर हम इंटरेस्ट देते तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता। ठीक है, तो जितना हमने पीबीआईटी कमाया है, कितना पीबीआईटी हमने कमाया था? 35,000 कमाए थे कि नहीं? उसमें से इंटरेस्ट अगर माइनस कर दो, फॉर एग्जांपल हमने 7,000 इंटरेस्ट देना है, तो हमारा रेजिडुअल इनकम कितना बना? 28,000 हमारा रेजिडुअल इनकम बना। अच्छा, अगर ये नोशनल इंटरेस्ट जो है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन ना हो तो फिर किस तरह कैलकुलेट करना है? ये जो मैंने फार्मूला लिखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट परसेंटेज, समझाता हूं। इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने से भी यही आंसर आएगा। 1 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड था और आप जितना कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेस्ट किया है, इस पे आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर देना पड़ता 7%, तो 1 लाख का 7% कितना बनता है? 7,000 बनता है। ठीक है, तो 35,000 में देखो ये 35,000 आएगा ना, फिर 35,000 में 7,000 माइनस करो तो वही 28,000 बनता है। तो ये 28,000 आपका रेजिडुअल इनकम है। मतलब सेल्स में से सारे के सारे खर्चे माइनस करो, जितना आप अर्न कर रहे हो ना उसमें से सारे के सारे खर्चे माइनस करो, तो आखिर में जो इनकम रह जाती है दैट इज योर रेजिडुअल इनकम। तो इसके जरिए भी आप मैनेजर की परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो कि सब खर्चे माइनस करके बाद, मतलब जितना वो कमा के दे रहे हैं उसमें से मैं अपने इंटरेस्ट वापस पे कर सकता हूं कि नहीं। अब आपको अगर नजर आ रहा हो, ये नोशनल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। नोशनल कहते हैं फर्जी, मतलब इसको हम फर्ज करते हैं, ये हकीकी नहीं है। मतलब ये कि हो सकता है आप इंटरेस्ट दे रहे हो सकता है ना दे रहे हो। अगर इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट माइनस करो, मालूम कर लोगे कि आखिर में कुछ बच रहा है कि नहीं। अच्छा, ये नोशनल है, इसके जरिए आप एक और मेजरमेंट भी कर सकते हो। समझाता हूं। आप इसके जरिए ऐसे भी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। एक और तरीकाकार समझाता हूं, कॉन्सेप्ट देता हूं बच्चे, कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, गौर से सुनो। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल एक लेडी है जिनका नाम है जूनी। ठीक है, एग्जाम्पल देने लगा हूं बच्चे, गौर से सुनो। जिनका नाम है जूनी, एक अकाउंटेंट है जिसका नाम है जुमर। ठीक है, जुमर साहब जूनी मैडम के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आपके पास पैसे हैं, उनके पास हो सकता है पैसे देखे हुए कि भाई जो आपके पास पैसे पड़े हुए फजूल में पड़े हुए वो मुझे दे दो, मैं बिजनेस करूंगा, पैसे कमाऊंगा, खुद भी कुछ रखूंगा, आपको भी कुछ ना कुछ कमा के दूंगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। तो आगे से मैम जूनी क्या कहती है? जूनी कहती है कि नहीं, वो मेरे पास ऐसे तो नहीं पड़े हुए, वो तो मैंने बैंक में रखवा दिए हैं। अच्छा, तो हमने उनसे पूछा, या जुमर जनाब ने उनसे पूछा कि भाई बताओ वो कितना कम इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको? ऐसे तो इंटरेस्ट लेना हराम है, लेकिन खैर समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई वो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको। तो जूनी मैडम ने कहा कि भाई मैंने 5 लाख रखवाए हैं और 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 5 लाख रखवाए हैं और 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि 25,000 मुझे वहां से मिलते हैं, मुझे 25,000 मिलते हैं। तो जुमर साहब उसे कहते हैं कि वो वापस निकाल लो, वो 5 लाख आप मुझे दे दो, मैं उससे ज्यादा कमा के दूंगा आपको, मैं बिजनेस करूंगा, इंटरेस्ट तो वैसे भी हराम है ना, तो प्रॉफिट कमाएंगे, इंटरेस्ट नहीं, तो हलाल भी होगा और हम ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उन्होंने वहां से पैसे निकाले और जुमर साहब के हवाले कर दिए। अच्छा, अब जुमर साहब ने इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो जब हमने कैलकुलेट किया कि जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पर रिटर्न कितना आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया, तो वो आया, यानी पीबीआईटी जो है वो हमारा कितना था?
25,000 यानी 20,000, लेट्स सपोज 20,000 आया, ठीक है। तो पीबीआईटी हमारा कितना आया? 20,000 आया। महीना गुजरने के बाद जूनी मैडम आई, उन्होंने कहा कि भाई बताओ जो इन्वेस्ट किया था कुछ कमाया है कि नहीं? तो जुमर साहब कहते हैं बिल्कुल कमाया है, हमने 20,000 कमाया है। तो जुमर साहब वहाँ चौड़े होकर कह रहे हैं कि 20,000 प्रॉफिट कमाया हमने। अब जूनी मैडम ज़रा से शौक में पड़ गई है, वो कहती इधर आओ बच्चे, मुझे ये बताओ कि जब मैंने बैंक में ये 5 लाख रखवाया था तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 25,000। अब ये नोशनल इंटरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्जी है। अब यहां पे वो फर्ज करेंगी कि अगर अभी भी ये 5 लाख उधर पड़ा होता तो अभी भी कितना मिल रहा होता? तो जुमर साहब कहते कि अभी भी 25,000 मिल रहा होता। अच्छा, अगर इंटरेस्ट मिलता, मतलब ये जो पैसे हैं इसको मैं इंट्रोड्यूस करता किसी बैंक में रखवाता तो 25,000 का इंटरेस्ट मिलता। आपने कितना कमा के दिया है? 20,000। तो फायदा हुआ है मुझे, नुकसान हुआ है आपकी वजह से, और वो जो 20,000 आए हैं उसको भी आपके साथ बांटना पड़ेगा मुझे। तो इधर देखो, पीबीआईटी जो मैनेजर ने कमा के दिया है आपको वो 20,000 है। अब अगर इन्हीं पैसों को आप कहीं जाके बैंक में रखवाते और वहां से इंटरेस्ट आता फॉर एग्जांपल 25,000 का, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 5,000 नेगेटिव। कि मतलब आप तो उल्टा बैंक से पैसे निकाल के इस मैनेजर को थमा के नुकसान कर बैठे 5,000 का। बैंक से 25,000 कमा सकते थे, अगर ये पैसा उधर रखवाया होता तो इंटरेस्ट कितना मिलता? 25,000। यहां बिजनेस से कमाया कितना है? 20,000। तो आप तो उल्टा 5,000 का नुकसान कर बैठे। तो मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी? बुरी है। तो आपका पीबीआईटी आपके नोशनल इंटरेस्ट से ज्यादा आना चाहिए। तो रेजिडुअल इनकम के कमालात देखे कि नहीं? रेजिडुअल इनकम के जरिए आपने परफॉर्मेंस मेजर की कि नहीं? तो जूनी मैडम ने उनसे पैसे लिए और उनको चलता किया कि भाई जनाब जितना कुछ आप कर चुके ना काफी था, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अब रेजिडुअल इनकम का एक और फार्मूला बताने लगा हूं, गौर से बच्चे। सिंपल सी चीजें जो ऊपर पढ़ चुके हैं, बस यहां उसको टेक्स्ट की शक्ल में लिखेंगे। यहां पे गौर से सुनो। जूनी मैडम को हम मिल गए। हमने उनसे क्या कहा कि मैडम जी ये पैसे हमारे हवाले कीजिए, हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो रिटर्न आएगा ना उस प्रॉफिट को भी कहीं और जाके इन्वेस्ट करेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर याद आया कि नहीं? कि आप कहीं से कुछ कमा रहे हो और जितना कमा रहे हो उसका प्रॉफिट किसी और जगह पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमने जूनी मैडम से यही कहा कि हम इसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को भी किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां से भी रिटर्न आता रहेगा और ये प्रॉफिट जहां इन्वेस्ट करते जाएंगे वहां से भी रिटर्न आता जाएगा। आपको मैं बताता हूं प्रॉफिट्स क्या होते हैं, आपको मैं बताता हूं पैसा क्या होता है, आपको मैं बताता हूं बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में मजे क्या होते हैं। तो जूनी मैडम जरा सा वो कहते हैं ना तड़ में आके, ठीक है, कि भाई हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है, अगर जो ये कह रहा है ये कर पाया तो वाले न्यारे हो जाने मेरे। हमने कहा ठीक है भाई ले आओ पैसे। तो जो 5 लाख उस जनाब को दिए थे वो वहां से लेके जूनी मैडम हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आई, हमने क्या किया? उसको इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट किया तो वो उधर से हर महीने कितना कमाई आ रही है हमारे पास? 30,000 की कमाई आ रही है। तो हमारा पीबीआईटी कितना है? 30,000। अब जो 30,000 हम कमा रहे हैं ना उसको जाके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। यहां से हर महीने जो 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया है 30,000 वहां से आ रहा है और इस 30,000 को उठा के कहीं और भी जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से रिटर्न कितना आ रहा है? 6,000 रिटर्न वहां से भी आ रहा है। वहां से हर बार कितना रिटर्न आ रहा है? 6,000 रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इधर देखो हमने टोटल कमाई कितनी की? हर महीने 30 नहीं 36,000 कमा रहे, क्योंकि 30,000 तो इस प्रोजेक्ट से आ रहा है जहां इन्वेस्टमेंट की है और 6,000 वहां से आ रही है कि जहां ये प्रॉफिट हमने इन्वेस्ट किया था। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 36,000। तो हम कितना जनरेट करके दे रहे हैं जूनी मैडम को? 36,000। ये अगर मैडम जाके बैंक में रखवाती तो वहां से इंटरेस्ट अगर मिलना होता, हम फर्ज करते हैं, फर्ज नोशनल है, अगर मिलना होता तो कितना मिलता? 25,000। तो वो माइनस कर दो। तो इधर देखो
उसके बावजूद भी 11,000 बचते हैं कि नहीं, 11,000 बचते हैं कि नहीं। बैंक से अगर इंटरेस्ट मिलता उनको तो 25,000, हम कमा के 36,000 दे रहे हैं, तो उस बैंक से भी 11,000 एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हैं कि नहीं। तो अब जूनी मैडम खुश है, मजे में है, मौज में है कि भाई तू मिल गया तो दुनिया मिल गई है, मैं समझ गई हूं तेरे साथ मजे हैं मेरे। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमें आप मिले हो तो हमारे मजे हो गए, हमें आप मिले हो तो हमारी दुनिया संवर गई है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पैसों को इन्वेस्ट करके उनको भी मौजे करा रहे हैं, हम भी मौजे कर रहे हैं। तो रेजिडुअल इनकम के जरिए आप मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो कि नहीं। अगर सिर्फ एक जगह से इनकम आ रही है वो परफॉर्मेंस भी मेजर हो सकती है। हाँ, जो कमा रहा है उसको अगर कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है वहां से जो रिटर्न आ रहा है वो भी मेजर हो सकता है। तो ये रेजिडुअल इनकम के कमालात हैं बच्चे। अब इधर देखो, इधर देखो, रेजिडुअल इनकम अगर नोशनल इंटरेस्ट से ज्यादा आ रहा है ना तो अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर रेजिडुअल इनकम आपके इंटरेस्ट से ही कम आ रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, जो आपका पीबीआईटी है, जो आप कमा रहे हो, ठीक है, पीबीआईटी, तो पीबीआईटी में से इंटरेस्ट यानी नोशनल इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है ना, पॉजिटिव, तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है मतलब आप उस इंटरेस्ट जितना भी नहीं कमा पा रहे। इधर देखो, हम कमा कितने रहे थे, वो जनाब कमा कितना रहा था जुमर 20,000, और जूनी मैडम को इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 25,000, तो वो इंटरेस्ट जितना भी नहीं कमा पा रहा था, तो जूनी मैडम को उल्टा 5,000 का नुकसान हो रहा था। अच्छा, फिर हम कितना कमा के दे रहे थे 36,000, और मैडम को इंटरेस्ट अगर मिलता तो कितना मिलता 25,000 का, तो हम उस इंटरेस्ट से भी 11,000 एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हैं कि नहीं। तो ये परफॉर्मेंस अच्छी है। अब इधर देखो बच्चे, एक और फार्मूला पढ़ने लगे, एसेट टर्नओवर। इसके जरिए भी आप मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। सबसे पहले टर्नओवर समझाता हूं, टर्नओवर किसे कहते हैं। इधर देखो, ये पेन पड़ा हुआ है, इसको हटा के मैं यहां पे ये एयरबड्स रख देता हूं, तो ये एयरबड्स इस पेन की रिप्लेसमेंट हुई कि नहीं। अच्छा, ये एयरबड्स हटा के यहां पे मैंने कीज रख दी है, तो ये कीज इस एयरबड्स की रिप्लेसमेंट हुई कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इसको हटा के लेट सपोज यहां पे मैं ये सेल रख देता हूं, तो ये सेल इस कीज की रिप्लेसमेंट बने कि नहीं। अच्छा, ये तो रिप्लेसमेंट है, किसी एक चीज को हटा के दूसरी चीज का उसकी जगह पे आ जाना, इसे तो रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब टर्नओवर किसे कहते हैं, जो चीज हटाई है उसकी जगह सेम उसी तरह की चीज लेके आना, उसी नेचर की चीज लेके आना, उसी नेचर की के कंपोनेंट को वापस लेके आना, ये टर्नओवर है। समझाता हूं, आप किसी चौकीदार को कंपनी से निकालोगे तो उसकी जगह चौकीदार ही को बुलाना पड़ेगा ना, और जब तक नहीं बुलाओगे वो चौकीदार बेचारे की कुर्सी खाली होगी। अब चौकीदार की जरूरत तो है ही। किसी मशीन ऑपरेटर को निकालोगे तो उसकी जगह मशीन ऑपरेटर ही आएगा ना, सीईओ को तो नहीं बुलाओगे। अच्छा, सीईओ को हटाओगे तो उसकी जगह सीईओ ही बुलाना पड़ेगा ना, चौकीदार को तो नहीं बुलाओगे। तो जो चीज गई है उसकी जगह उसी नेचर की चीज लेके आना, दिस इज नोन एज टर्नओवर। अब यहां एसेट्स की टर्नओवर की बात हो रही है कि जितने एसेट्स गए हैं उनकी जगह उतने ही एसेट आने चाहिए। एसेट इन्वेस्ट किया है तो वापस रिटर्न में भी एसेट मिलना चाहिए। तो एसेट टर्नओवर कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे एसेट टर्नओवर किस तरह कैलकुलेट होता है, पहले हम पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करते थे ना, कि जितना कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया, इन्वेस्ट किया, उसके बदले में रिटर्न में प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। अब सेल्स मालूम करेंगे कि जितना इन्वेस्ट किया है उसके बदले सेल्स कितने हो रहे हैं। अब ये टर्नओवर ही हो रहा है, समझाता हूं। इधर देखो, पैसा जेब से निकाल के हमने इन्वेस्ट किया ना, पैसा जेब से चला गया कि नहीं, पैसा एसेट है कि नहीं, एसेट है, तो हमने 1 लाख उठा के इन्वेस्ट कर दिया, उसके यूनिट्स बने, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए, वो बिक गए, बिकने के बाद उधर से रेवेन्यू आया 1,30,000 का। तो 1 लाख इन्वेस्ट किए थे और वहां से 1,30,000 का रेवेन्यू आया, तो एसेट गया था और वापस एसेट ही आया, पैसे गए थे वापस पैसे ही आए। तो एसेट्स टर्नओवर हो रहे हैं कि नहीं, एसेट्स टर्नओवर हो रहे हैं कि नहीं, पैसा दिया था वापस पैसा ही आ रहा है, तो दिस इज नोन एज एसेट टर्नओवर। एसेट गया था तो उसकी जगह एसेट ही आया। अब गया कितना था और वापस आया कितना वो कैलकुलेट करेंगे कि जितना इन्वेस्ट किया था उसके बदले कमाया कितना, पैसा जितना इन्वेस्ट किया था उसके बदले पैसा कमाया कितना। इधर देखो, सेल्स
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं, इन टर्म ऑफ टाइम्स मालूम करना होता है कि जितना इन्वेस्ट किया था उसके कितने टाइम्स रिटर्न जनरेट किया आपने। फॉर एग्जांपल इधर देखो, हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 लाख, ठीक है, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और सेल्स कितने के हुए, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करके हमने प्रोडक्ट बनाए और उन प्रोडक्ट को, उन यूनिट्स को बेचा, वहां से पैसे कितने आए, 1,50,000। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.5, कि जितना इन्वेस्ट किया था उनका 1.5 टाइम्स रिटर्न आया, कि मतलब वो भी रिटर्न हुए और उसका आधा एक्स्ट्रा भी कमाया। तो ये इन टर्म ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज में नहीं। कि जितना इन्वेस्ट किया था उसके कितने टाइम रिटर्न आया है। फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर हम 3 लाख कमाते हैं ना, तो इधर देखो, तो ये 3 आता, मतलब जितना इन्वेस्ट किया है उसके 3 टाइम हम कमा चुके हैं, उसके 3 गुना कमा चुके हैं। तो दिस इज नोन एज एसेट टर्नओवर। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि टर्नओवर का मतलब क्या है और ये सेल्स को कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्यों डिवाइड किया जा रहा है। मतलब जेब से पैसा जा रहा है तो वापस यूनिट्स बनेंगे, उस यूनिट्स को बेचोगे, बेचने से रेवेन्यू आएगा और वो क्या है, पैसा है। तो जेब से पैसा जा रहा है और पैसा ही आ रहा है। तो एसेट टर्नओवर में हम देखते हैं कि जो पैसा जेब से गया उसके बदले जो पैसा आया है वो कितना है, इन्वेस्ट कितना किया था और रिटर्न कितना आया, टोटल सेल्स कितने जनरेट किए। अब टर्नओवर अगर 1 से ज्यादा है तो अच्छा है, 1 से कम है मतलब जो इन्वेस्ट किया था वो भी वापस नहीं मिला। समझाता हूं, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और सिर्फ 50,000 के सेल्स हुए, बाकी कुछ बिक ही नहीं रहा, तो ये 0.5 बना के नहीं, मतलब जितना इन्वेस्ट किया था उसका आधा टाइम जो है रिटर्न आया है, 0.5 टाइम्स रिटर्न आया है, आधा गुना रिटर्न भी पूरा नहीं आया। या आप ये सब कह सकते हो कि हाँ सिर्फ आधा गुना रिटर्न आया, जितना इन्वेस्ट किया था सिर्फ उसका आधा रिटर्न हुआ है मुझे। तो ये टर्नओवर अगर 1 से ज्यादा है तो गुड है, अगर 1 से कम है दिस इज बैड। दैट वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स बच्चे। अगले चैप्टर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू लिसन टू दिस लेक्चर रिपीटेडली, जब तक समझ ना आए, टिल यू करेक्ट योर कंसेप्ट्स, प्लीज डू वॉच इट अगेन एंड अगेन, टिल यू करेक्ट योर कॉन्सेप्ट्स बच्चे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। जब तक समझ ना आए बार बार सुनो, रटे ना लगाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ बच्चे। मैंने इसीलिए डिटेल से एक एक चीज को जो है डायग्राम्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, आसान से आसान मुख्तलिफ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया है। ख्याल रखो बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही था, अगली बार किसी अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।